ये एक मिथ है कि अगर 12 लाख की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है। ये इतना सिंपल नहीं है। अभी इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद से सरकार के दिमाग में है कि इंडियन जीएसटी के टैक्सेस भी हम थोड़े कम करेंगे। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है, जो एल्डर जनरेशन है, कि अभी यंगर जनरेशन है वो स्पेंड ज्यादा कर देगी और सेविंग्स नहीं करेगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हम उनको कंपेल ना करें, हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। बहुत बार तो वो जो अमाउंट होती है उससे ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट होता है। नमस्कार, आपने बजट देखा, अच्छे से पढ़ा, कुछ समझ में आया, कंफ्यूजन है अभी भी, चिंता मत करिए। आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में मुंबई में हम इकट्ठा हुए हैं और उनके मेंबर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपकी बजट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो आज हम यहाँ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। आज मेरे साथ है किंजल बूटा, साथ ही है किंजल शाह, मंदार तेलन और हार्दिक मेहता। आप सबका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो जैसे मैंने कहा, बजट आता है तो सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या आएगा, कैसा आएगा, और आज आने के बाद होता है अरे सही में ये क्या हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो टैक्स फ्रंट पे ही बात होती है, क्योंकि मैजिकल बजट था। 12 लाख का आंकड़ा तो दिख गया, लेकिन क्या सही में 12 लाख की आय वालों के लिए फ़ायदा है? ज़रूर निशा। सो ये ब्लॉकबस्टर बजट था आम आदमी के लिए। और जो भी टैक्स पेयर 12 लाख की आय तक है, उनको अब अगर वो रिबेट का बेनिफिट लेते हैं तो उनको एग्जैक्टली कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है। ये दिस इज़ सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन कि आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या कोई स्पेशल रेट इनकम ना हो। तो सपोज समझ लीजिए आपके पास सैलरी है 12 लाख की और वही इनकम अगर आपके पास है तो आपको 100% टैक्स में बेनिफिट है। पूरा का पूरा अमाउंट जो टैक्स का कैलकुलेट होता है वो रिबेट में आप क्लेम कर सकते हो और आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। रिबेट का मतलब है कि अगर 12 लाख, मैं सैलराइड पर्सन हूँ, 12 लाख मेरी सैलरी है, तो क्या मेरी जो कंपनी है वो TDS डिडक्ट कर देगी और फिर मेरे हाथ में पैसे आएंगे और फिर मुझे उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा? नहीं। तो जब भी हम कंपनी जब भी डिडक्ट करती है तभी कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनसे एक टैक्स डिक्लेरेशन मंगवाती है। तो वो टैक्स डिक्लेरेशन में मुझे मेरी दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके बारे में भी वो डिस्क्लोजर करना रहता है। सो मेरी सैलरी इनकम प्लस मेरी जो सारी इनकम है उनके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन पहले कैसे बैठता है, फिर रीबेट कैलकुलेशन भी कंपनी कर सकती है। वो रिबेट करने के बाद अगर स्टिल देयर इज सम टैक्स पेएबल, अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उससे कम है तो फिर कंपनी टैक्स डिडक्शन नहीं करेगी। सो वो डिक्लेरेशन दैट हैज़ टू बी गिवन, एम्प्लॉय अगर अपनी कंपनी को एम्प्लॉयर को दे देता है तो वो टैक्स डिडक्शन के बाहर हो जाएगा और TDS डिडक्शन भी इसमें कुछ नहीं होगा। तो पूरे पैसे आएंगे। रिबेट मुझे समझाइए हमारी जनता को। सो सी, रिबेट जो है वो टैक्स में से रिलीफ है। 12 लाख का जो इनकम है वो आय है, अपनी इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन उसमें से आपको पहले टैक्स तो कैलकुलेट करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी 12 लाख की इनकम है तो आपको फ्लैट टैक्स एग्जेम्पशन है या आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को बजट के बाद ये एक कन्फ्यूजन है, ये एक मिथ है कि अगर 12 लाख की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है। ये इतना सिंपल नहीं है। रिटर्न आपको फाइल करना है, बिकॉज रिटर्न फाइल करेंगे तभी ही आपको रिबेट के बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको पहले आपकी इनकम जो है उनके ऊपर स्लैब लिमिट्स के हिसाब से, जो चेंज्ड अमेंडेड स्लैब लिमिट्स हैं उसके हिसाब से आपको डिडक्शन करने हैं। वो डिडक्शन कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो टैक्स का अमाउंट आता है उसमें से अगर आपका जो टैक्स अमाउंट है दैट इज़ लेस देन 60,000, बिकॉज रिबेट का अमाउंट आपको 60,000 तक अवेलेबल है। वो अमेंडमेंट में आया है, पहले 25,000 था, अभी 60,000 हो गया है। तो अगर आपका टैक्स एलिमेंट सपोज मान लीजिए कि 50,000 का आपका टैक्स है स्लैब लेट को लगाने के बाद, 12 लाख पे नहीं, कोई भी इनकम पे, आपकी कोई भी इनकम पे अगर आपकी जो भी आय है 12 लाख से कम की आय है तो आपको सपोज एग्जाम्पल के हिसाब से आपका अगर 50,000 का टैक्स पेमेंट आता है तो उसमें से आप रिबेट 87A में फ्लैट 50,000 क्लेम कर सकते हैं और आपका नेट टैक्स पेबल 0 हो जाएगा। तो वो आपके टैक्स में से आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो रिटर्न फाइल करना है, स्लैब लिमिट्स को लगाने हैं और टैक्स कैलकुलेशन करना है। दूसरी एक बात एक क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि रिबेट उनको ही एप्लीकेबल है जिनको स्पेशल रेट इनकम नहीं है।
तो स्पेशल रेट इनकम के बारे में मैंने आपको बताया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो आपको 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जो 20% है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, ये सब एग्जाम्पल्स है स्पेशल रेट इनकम के। वो इनकम पे आपको रीबेट का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो वो इनकम आपको एक्सक्लूड करना है। दूसरा, रीबेट का बेनिफिट इज ओनली फॉर रेसिडेंट्स, सो नॉन रेसिडेंट्स के लिए आपको रीबेट का बेनिफिट नहीं है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है रीबेट कैलकुलेशन करते वक्त, लेकिन रिटर्न फाइल करना और क्लेम करना ये दोनों ज़रूरी है। तो मतलब जो भारतीय निवासी हैं उनके लिए ये लागू होता है। अच्छा, फिर से मैं जानना चाहूँगी, आपने स्लैब की बात की, हाँ। क्या ये स्लैब समझाएंगे? अगर मेरी 4 लाख आय हुई या 5 लाख हुई या 10 लाख हुई, क्या मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, क्या मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा? हाँ जी, तो स्लैब लिमिट जो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चेंज हुआ है, पहले जो मिनिमम टैक्स स्लैब था वो 3 लाख का था अंडर द लास्ट ईयर के हिसाब से, अभी वो 4 लाख हो गया है, तो 1 लाख का डिफरेंस तो वहीं पे आ गया है। और अभी स्लैब लिमिट्स चेंज हुए हैं, साथ साथ टैक्स रेट्स में भी चेंज हुए हैं, दोनों चेंजेस हुए हैं जिनसे बेनिफिट आ सकता है। अभी जो स्लैब लिमिट है उसमें आपको आपकी इनकम कंसिडर करनी है। सपोज आप मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख की है, तो 4 अप टू 4 लाख तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अभी 4 लाख से 8 लाख का है तो उसमें आपका टैक्स पेएबल है 5%, तो आपको वो जो भी डिफरेंस 4 लाख का डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर आपको 5% करना है। फिर आप चले जाते हैं 8 लाख टू 12 लाख के स्लैब में चले जाते हैं, तो वो उसमें आपको कंप्यूट करना है ऑन 10%। जो जिस स्लैब में आप आते हो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है और उतने परसेंटेज के हिसाब से आपको अपना टैक्स कंप्यूट करना है। सो बेसिकली इनकम के हिसाब से स्लैब रेट फॉलो करना है। और लास्ट ईयर अपना दिस ईयर 24 लाख तक उन्होंने एग्जेम्पशन कर दिया है, तो 24 लाख के बाद आपका मैक्सिमम रेट लगता है, जो इनकम टैक्स में बोलते हैं हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट, 30% का जो रेट होता है वो अभी 24 लाख के बाद है। तो 24 लाख तक आपको रिड्यूस टैक्स रेट्स के बेनिफिट मिल जाएंगे। मतलब अगर मेरी आय 12 लाख है, हाँ जी, लेकिन 12 लाख से 13 लाख हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया या मेरी सैलरी कहीं मैंने और ज्वाइन कर लिया, तो क्या मुझे 13 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी। सो जब भी आप 13 लाख में चले जाते हैं तो क्लियरली जो हम रिबेट की बात कर रहे हैं आप वो बेनिफिट से निकल जाते हैं। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि रिबेट के लिए आपकी 12 लाख की इनकम का एक वो लोग ने एक थ्रेशोल्ड देकर रखा है, तो आप वो रिबेट के सेक्शन से निकल जाते हैं, वो आपको साइड में रखना है। अभी आप 13 लाख के हिसाब से आपको स्लैब लिमिट कैलकुलेशन करना है। जैसे आप 12 लाख का कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे ही आपको 13 लाख का कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स आपको लगेगा, आपको एडिशनल 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। आपको आपकी जो इनकम है 4 लाख के बाद आपका जो स्लैब लिमिट चेंज होता है वैसे ही आपको टैक्स कंप्यूट करना है। मतलब अगर 13 लाख की आय है उस पे वो 4 लाख कम होंगे, हाँ जी। और उसके बाद जितने पैसे बचेंगे उस पे वो आपको 5% 10% जैसे है वो आपको कैलकुलेट करना है और उनके ऊपर आपको टैक्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैब रेट और टैक्स रेट दोनों में चेंज हुआ है, उसकी वजह से प्रीवियसली जो 13 लाख की जो आपकी इनकम थी और उसके ऊपर आपको टैक्स है, सब्सटेंशियली आपको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है अभी। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको काफ़ी लिमिट में टैक्स में बहुत काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, इररिस्पेक्टिव कि आपको रिबेट नहीं मिल रहा है तो भी आपको बेनिफिट हो रहा है। ओके, अगर 12 लाख से कम है इनकम तो 12 लाख से कम इनकम है और अगर आपके पास कोई भी स्पेशल रेट इनकम नहीं है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, वहाँ पे वो क्लैरिटी है। तो वहाँ पे नहीं भरना है। मैं इतने सारे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, हाँ जी। हर एक बात को समझना चाहते हैं, क्योंकि सारे सैलराइड नहीं है। क्योंकि पहले यही बात हो रही थी कि जिनकी जो नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी अकाउंट में आती है उनके लिए है, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है। क्या ये पॉइंट आप समझा पाएंगे? हाँ। सो इसमें ये जो रिबेट जो है, हम जो रिबेट की बात कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया कि सैलरीड एम्प्लॉय और नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको सिर्फ उसमें सिर्फ इनकम का आपको दिया है कि आपकी 12 लाख की इनकम और 60,000 का मैक्सिमम रिबेट, तो इररिस्पेक्टिव आपकी जो भी इनकम है आप रिबेट के लिए आपको वो एलिजिबल है। सेकेंडली, सिंस हम सैलरीड की बात कर रहे हैं, एक और चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बिकॉज लोग कन्फ्यूजन में है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, स्लैब लिमिट क्या है, रिबेट क्या है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको इनकम में से बाद मिलता है। सो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द न्यू रिजीम और 50,000 है ओल्ड रिजीम में। 75,000 तक आपको आपकी इनकम में से ही रिडक्शन मिल जाएगा। तो सपोज आपकी इनकम 12 लाख है तो पहले आप 75,000 रिड्यूस करोगे, 11,25,000 के ऊपर आप टैक्स स्टार्ट कर दोगे, तो वो आपको इनकम में से रिडक्शन है और रिबेट का आपको टैक्स में से रिडक्शन है।
वो क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है। दूसरा, जब हम कंप्यूट करते हैं अपने जो टैक्स रेट्स है सैलरीड के लिए, तो न्यू रिजीम में हमारे पास कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है जो कंटिन्यूड है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। तो ओनली डिडक्शन जो हमको अवेलेबल है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो कंप्यूट करने के बाद हमको ये बेनिफिट मिल रहा है। एक और कंसेप्ट है, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको भी पता रहेगा कि क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 13 लाख आपने जैसे पूछा, सपोज मेरी इनकम अगर 12,10,000 है, क्योंकि 12,10,000 के ऊपर मुझे रीबेट नहीं मिल पाता है, बिकॉज मेरी 12 लाख से ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम चली गई है, तो रीबेट में से मैं निकल जाऊंगी। तो कंसिडरिंग कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिनका 12,10,000 है, तो डज इट मीन कि 10,000 मैं ज़्यादा कमा रही हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना है? बिकॉज ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तो उसके लिए देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। वो मार्जिनल रिलीफ बहुत सालों से इनकम टैक्स एक्ट में है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। सो उसको मैं आपको एकदम एग्जाम्पल से एकदम सही सिंप्लीफाइड वे में समझा सकती हूँ। तो ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी 12,10,000 की इनकम है। अभी 12,10,000 के इनकम के हिसाब से अगर आप स्लैब रेट कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 61,000 के आसपास का आपका टैक्स आएगा एज पर द स्लैब लिमिट्स। मार्जिनल रिलीफ क्या बताता है कि आपको 61,000 का टैक्स नहीं पे करना है, आपको 12 लाख के ऊपर आपकी जो 10,000 की एडिशनल इनकम है तो आपका मार्जिनल रिलीफ सिर्फ 10,000 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो आपको टैक्स पे करना है अप टू ₹10,000। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। कि ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज 10-20 हज़ार ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको रिबेट भी नहीं मिल रहा है और आप ज़्यादा भी टैक्स पे तो मतलब 10,000 कमा रहे हैं तो मार्जिनल रिलीफ है, लेकिन 1 लाख ज़्यादा कमा रहे नहीं, हैं तो आपकी मार्जिनल रिलीफ अप्रॉक्सीमेटली कहीं पे 12,70,000 या 12,75,000 के आसपास आपकी वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो अगर उसके अबव अगर आप सपोज 12,90,000 कमा रहे तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इटसेल्फ इज दैट कि मार्जिनली अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपको वो ज़्यादा टैक्स बेयर नहीं करना है, जस्ट टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। तो वो एक कंसेप्ट है। आज मैं ये चर्चा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मतलब आखिर में आपको आना तो इन्हीं के पास है और यही आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करने वाले, इसीलिए इन लोगों से ही समझना ज़रूरी है कि भाई आपको टैक्स भरना कितना है। तो मैं आऊँगी आपसे वापस इस पर डिस्कशन करने के लिए, आपको ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट है। पर्सनल टैक्स हमेशा सबको रहता है कि भाई मेरे खाते में कितने पैसे आएंगे और कितने मुझे भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम पर्सनल टैक्स की बात करें फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि अब बजट का पार्ट नहीं है, बजट से बाहर ही डिस्कशन होते रहते हैं। लेकिन अब उसकी सिचुएशन क्या है, इस बजट में उनके लिए क्या है, मतलब जीएसटी। सो जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो बहुत कम लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सारे लोग पे करते हैं। ओके, इनडायरेक्टली बट पे तो होता है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स का बजट के लिए, आम आदमी के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अनुदान है, दोनों के लिए। तो 2 पार्ट बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में होते हैं। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम्स की बात करते हैं, तो आप कुछ इंपोर्ट करते हो, बहुत सारे मटेरियल्स बिजनेसेस को लगते हैं, उसमें अगर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो उतने वो प्रोडक्ट्स चीप हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये बजट में एक बहुत अच्छी बात देखी गई है कि जो बहुत सारे रेट्स थे, जो 35%, 40%, 45%, ये जो बड़े बड़े रेट्स थे उसको सब कम करके 20% तक ला के रख दिया है। जो और भी बड़े रेट से कुछ महंगी चीज़ें या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है, जैसे कि मोटर कार होंगे या कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होंगे, वो 70 पहले 100%, 150%, 125% इतने उसके ऊपर टैक्स लगते थे, उसको भी कम करके 70% पे ला गया है। तो ये जो अलग अलग रेट्स थे जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ लिटिगेशंस बढ़ रहे थे, उसको कम करके उन्होंने उसको 7 रेट को कम करके 2 रेट्स में उनको लाके रखा हुआ है। तो जो पहले 35, 40, 50 थे उसको 20% में लाके रखा है, और जो 125, 140, 100% उसको 70% में लाके रखा है। और कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत रेट कम भी करवा दिए हैं, एग्जेम्पशन भी दे दिए है, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जिसका 150% था उसको 75% कर दिया, 70% कर दिया। फिर कुछ अपने फुटवेयर्स, उसको काफी उन्होंने कम करके रखा हुआ है। आपके जो ज्वेलरीज है फॉर लड़कियों के लिए अच्छा है, उसको सस्ता कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है उसके ऊपर काफी सहूलियत दी गई हुई है, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पकड़ा है, मोबाइल फोन्स, वहां पे सस्ताई दिखी जा सकती है। और ईवी बैटरीज, उसको भी इस बार थोड़ा एम्फोसिस किया गया है, वेदर इट इज फॉर व्हीकल्स और फॉर मोबाइल्स। तो लिथियम आयन बैटरीज, उसके लिए जो पार्ट्स लगते हैं या उसके लिए जो सामग्री लगती है उसको भी सस्ता कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की वजह से हो या वर्ल्ड प्रेशर की वजह से हो, कुछ रैशनलाइजेशन मेजर या सिंप्लीफिकेशन मेजर्स किए गए हैं। तो कंज्यूमर लेड इकोनॉमी को पुश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को फोकस में रखा मैन्युफैक्चरिंग को फोकस में रखा हुआ है, बिकॉज, और इट्स अ विशफुल थिंकिंग मे बी, बट इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? बिकॉज अगर मैं कोई भी सामग्री इंडिया में परचेस कर रहा हूँ या इंडिया में बना रहा हूँ, और उसके लिए अगर मेरी इंडिया की मटेरियल यूज हो रही है, उसके ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ। पर अगर मैं बाहर से मंगाता हूँ और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो सब लोग बाहर से ही मंगाएंगे, फिर इंडिया में बूस्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इट्स अ डिटरेंट कि आप बाहर से मत मंगाइए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो हम बाहर से मत मंगाइए, जो भी है आप इंडियन इकोनॉमी से ही ले लीजिए। दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई इंपोर्ट ड्यूटीज आर लिविंग। अभी इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद से सरकार के दिमाग में है कि इंडियन जीएसटी के टैक्सेस भी हम थोड़े कम करेंगे। हो सकता है, इट्स अ विशफुल थिंकिंग, बट इट्स कुड बी एन इंडिकेशन कि अगर आप रेट 35% से 20%, बिकॉज अगर इंपोर्टेड मटेरियल सस्ता हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन मटेरियल भी, इंडियन टैक्सेस भी कभी कम हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन तो- अगर मैं जस्ट जानना चाहूंगी कि अगर ट्रम्प साहब ने इतने टैरिफ्स लगा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा या फिर वापस सब सेम हो जाएगा? फॉर्चुनेटली हमारे संबंध अच्छे हैं, और इनफैक्ट उसके लिए अभी एक जो ट्रीटी साइन की गई है, उसके लिए जो मिनरल्स रहते हैं, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं उसको, उसके लिए भी मे बी इट्स वन स्टेप दैट वी आर शोइंग, उसके लिए भी उसके ऊपर के जो ड्यूटीज है वो भी कम कर दिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनेशनली काफी अच्छे संबंध प्रस्तापित हो रहे हैं। और इंडिया के वैसे टैक्सेस ज्यादा थे, इंपोर्ट ड्यूटीज, और उनके जो ड्यूटीज थे वो थोड़े कम्बरसम लग रहे थे, वो अभी थोड़े थोड़े उन्होंने कम किए हुए हैं। तो अच्छी बात है, इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू ने अच्छी बात है। तो बेसिकली एक हिंट है कि भाई यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया गया है, वहाँ पे ग्रोथ यस, सर्टनली। तो शायद जीएसटी भी आगे जीएसटी भी, उसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। स्पेशल जैसे कि जीएसटी काउंसिल भी काफी फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिल रही है, तो कुछ ना कुछ तो उधर से आने वाला है। बहुत सारे आज मसले हैं जो लिटिगेशन में है, तो उसको कैसे रैशनलाइज करें, बिकॉज आपने क्लासिफिकेशंस कम कर दिया। अभी एक इंपोर्ट में भी उन्होंने देखा कि जो क्लासिफिकेशन टैरिफ्स थे उसको भी रैशनलाइज कर दिया है। तो एक बार जब भी कोई भी चीजों में सिंप्लिसिटी आती है या स्पेसिफिसिटी आती है, तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो वही आई थिंक कहीं ना कहीं वही पे सम थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसका और एक पहलू होता है, क्या होता है, जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं और उनको उनका एक रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो इंपोर्ट हो रहा है, अगर वो बहुत महंगा है तो वो एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। तो गवर्नमेंट ये भी चीज़ों को ध्यान रखती है साथ में कि अगर उनका मेजर कंपोनेंट अगर इंपोर्ट है जिसके बेसिस पे वो एक्सपोर्ट कर पाते, तो उनको एक्सपोर्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंपोर्ट रेट्स कभी कभी कम किए जाते हैं। तो तो ये भी एक वेल पुश, इकोनॉमी को पुश करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम देख सकते हैं, स्पेशली सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स। अभी इसी का एग्जांपल की रिसर्च R&D इंडिया में बहुत हो रही है फार्मा में, तो उसके लिए R&D को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी मेजर्स है वो सब किए जा रहे हैं। जो केमिकल्स है उसके ऊपर का उन्होंने लैबोरेटरी केमिकल्स का इंपोर्ट ड्यूटी कम करवा दिया गया। बीच में कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए, सर्विस सेक्टर में जीएसटी में जो R&D हो रही है यहाँ पे, उनके सर्विसेज पे एग्जेम्पशन दिए गए। तो ये जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं जो किंजल बात कर रहा है कि प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, उस तरह से कुछ चीजें की जा रही है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट आगे बढ़ता है, तो हम सबकी प्रगति इसमें पॉसिबल है। एक सबसे अच्छी बात किंजल जी ये हुई है कि केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी बोला गया है। केवाईसी को लेके हर बार कोई प्रॉब्लम रहती है, अरे सीनियर सिटीजन काफ़ी कुछ उसमें सफ़र करते हैं, लेकिन इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा? कैसे देख रहे हैं आप? जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया का बढ़ते जा रहा है,
और लोग फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते जा रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी वगैरह है। तो भी आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा डाल रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स में पैसा डालते हैं। तो उनको दिक्कत ये आती है कि वो जब हर एक जगह पे जाते हैं तो हर एक एंटिटी पे उनको केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी में डॉक्यूमेंट तो मैं वही देता हूँ, मेरा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, तो सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं हर जगह पे देते जा रहा हूँ। फिर उनका एक नियम और एक है कि आपको हर 3 साल में आपको रिन्यूअल करना है आपके अकाउंट का, तो वो अकाउंट रिन्यूअल के टाइम पे भी मैं वापस वही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या सोचा कि हर एक सेक्टर ने फिर सेक्टरल रेगुलेटर जो सेबी हो गया, IRDA हो गया इंश्योरेंस के लिए, या RBI हो गया बैंकिंग के लिए, उन्होंने उनके खुद के नॉर्म्स बना के रखे थे। तो सेबी ने जैसे एक पोर्टल बनाया था कि भाई हर एक इंटरमीडियरी इंडिया में जो भी काम करता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकर्स हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, आपको कहीं जाके अकाउंट खुलवाना है तो पहले आप आपका सेंट्रल केवाईसी करवाएंगे, जिनको वो KRA बोलते थे। फिर तीनों रेगुलेटर साथ में बैठे और उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये तो फिर भी हम मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेसी हो रही है, तो उन्होंने जाके एक CKYC पोर्टल बनाया विच इज़ सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो वहाँ पे होने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक बार आपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे दिया, फिर मैं बैंक X के ब्रांच A में गया, फिर मैं बैंक B के ब्रांच Y में जाता हूँ, तो एक बार मेरा अगर KYC हो चुका है तो उनको वो पोर्टल पे जाना है। पोर्टल में मेरा एक यूनिक नंबर होगा, हो सकता है वो आधार से भी फैच हो सकता है, मेरे पान से भी फैच हो सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन से जब वो डालेंगे वो नंबर, तो उनको मेरे सारे KYC रिकॉर्ड्स फैच हो जाएंगे। तो ये जो बार बार सबमिशन करना पड़ता था रिकॉर्ड्स का, वो अभी एलिमिनेट हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, एक जो हर्डल था वो उन्होंने ओवरकम किया है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट दिस इज अ कमिटमेंट दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन दैट वी वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल शॉर्टली बी इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रल रजिस्ट्री फ्रॉम वेयर ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस विल फैच द डेटा। वैसे कह सकते हैं कि हम सोना जितना इजीली ले पाते हैं ना, वैसे अगर म्यूचुअल फंड भी लेने हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट। और इसके लिए सेबी भी अभी आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है कि हमको 250 रुपये में भी SIP करनी है। तो जब 250 रुपये की SIP आएगी तो और लोग जुड़ेंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल सेविंग मेथड थी, क्योंकि उसकी प्रोविजन, क्योंकि हम पुराने टैक्स रिजिम से हटते जा रहे हैं, नए टैक्स रिजिम पे शिफ्ट होने की पूरी तैयारी चल रही है, तो आपको नहीं लग रहा कि सेविंग इकोनॉमी जो थी, क्योंकि आज हम कोविड में बच पाए, वो इसी वजह से बच पाए क्योंकि हमारी एक सेविंग करने की आदत थी। अगर ये चला गया और सिर्फ हम म्यूचुअल फंड या इस पे ही हम डिपेंड रह गए, तो क्या ये गलत नहीं होगा या फिर रिस्की नहीं होगा? क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो पुरानी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको उसमें से कुछ मिल नहीं रहा, और नई पीढ़ी है जो उसको अपोज करे कि भाई इसमें क्यों डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में डालिए, FD मत करिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और इसमें ये दिक्कत आ रही है। देखिए, इसमें दो चीज़ें, मैं दो एस्पेक्ट को इवेल्युएट करूंगा। एक होता था पहले जो टैक्स रिजीम होता था ना, वो आपके पास कंपलसरी सेविंग करवाता था। आज के डेट में ये हो गया कि टैक्स रिजीम सिंप्लीफाई हो गया अंडर न्यू टैक्स रिजीम वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव ऑप्टेड टू गो फॉर, सो देयर इज नो कंपल्शन ऑफ सेविंग। तो ये आने से क्या हो गया, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है, जो एल्डर जनरेशन है, कि अभी यंगर जनरेशन है वो स्पेंड ज़्यादा कर देगी और सेविंग्स नहीं करेगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हम उनको कंपेल ना करें, हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। हर एक प्रोडक्ट का क्या रिस्क है, किसके लिए वो सूटेबल है, ताकि जो ये मिस सेलिंग का प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोगों को होता है कि 60 साल के लोगों को लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के जाते हैं एजेंट्स। तो इफ़ दे आर फाइनेंशियली लिटरेट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट मिक्स। बराबर है, मतलब आप सभी पैसा एक जगह पे नहीं डाल दोगे, तो आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरीज होते हैं, डेट में जा सकता है पैसा, इक्विटी में जा सकता है। तो आपको आपका खुद का रिस्क असेसमेंट करने को आना चाहिए, प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट के एसोसिएटेड रिस्क समझ में आना चाहिए। और जैसे जैसे ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ये मार्केट से लोगों का जो विश्वास है वो और बढ़ेगा। और हमने देखा है 5 साल में जो लोग 500 रुपये के SIP करते थे, आज वो पूछ रहे हैं कि मैं इसको 5000 कर दूं बढ़ा के। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस वेयर पीपल हैव अर्नड मनी। I mean the markets have been resilient despite so many ups and downs। यूक्रेन वॉर भी हो गया, सब कुछ हो गया, बराबर है, और फिर भी ऐसा बनाया लोगों ने। तो दे हैव रियलाइज दैट देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स, not only put money in 1 or 2 products, maybe FDs, insurance, which were traditional products. I'm not saying they are bad, but you need to balance out between the products. और वो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने से लोगों की अवेयरनेस आएगी और दैट विल लीड टू हायर इनकम एंड हायर रिटर्न्स।
डेफिनेटली, तो यही ऑप्शन है और यही अपेक्षा करें कि कंप्लायंस कम हो जाए और इजीली अगर हम केवाईसी कर पाए तो हम, जैसे मैंने कहा कि सोना खरीद सकते हैं इजीली, वैसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश होना आसान हो जाए तो ज़्यादा इनकम वहाँ पे सबके लिए हो सकती है और निवेश बनता रहना चाहिए। वही हार्दिक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, TDS की बात हमने की, TCS पहले ये समझाइए कि किस तरह से काम करता है। सो आपने बहुत ही सही बात की कि ये बजट मैजिकल है, खाली पर्सनल टैक्सेस के लिए नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे कंप्लायंस कम करें। आज आप किसी को भी पूछो, एम्प्लॉय हो या कंसल्टेंट हो, जब आपको जो मिलने वाली राशि है उसमें से अगर कुछ कट जाए तो आपको चुभता है, बहुत चुभता है। और ज़्यादा तब चुभता है जब आपको पता है कि ये इसमें से कटने वाली अमाउंट बहुत शून्य के बराबर है, लेकिन कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। TDS हम लोग जो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आप जब किसी को पेमेंट करते हो, आप कुछ काट के पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट को देते हो, जो उनके पैन पे क्रेडिट होता है रिटर्न फाइलिंग के बाद। वैसे ही टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब क्या, जब आप किसी को कुछ बेचते हो, आपको पैसा आता है तो आप एक थोड़ा पैसा ज्यादा कलेक्ट करते हो और वो आप रिपोर्ट करते हो और वो भी उनको क्रेडिट मिलती है। ये जो TCS का जो पूरा कॉन्सेप्ट है या फ्रेमवर्क है, हम उसको हमेशा TDS और TCS साथ में बोलते हैं बिकॉज वो एक ही चैप्टर में आते हैं। लेकिन लास्ट थोड़े सालों में क्या हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। इनफैक्ट BCS ने तो एक प्रस्ताव भी रखा था कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आप एलिमिनेट कर दो, बिकॉज इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ था। आज आपको उसके क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, राइट, आपको पैन नंबर होता है, लेना पड़ता है हर एक पेमेंट और हर एक सेल्स के लिए। तो उसमें ये TCS कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें आप वो कलेक्ट करते हो जब आप कुछ बेचते हो। सो आई थिंक आप जो बोलना चाह रहे हो, जो अभी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, आई थिंक सबकी आंखें उस पर और सब वो डिस्कशन कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर बिजनेस पीपल को बहुत फायदा होगा। बिकॉज एक ऐसा प्राविधान था कि अगर आप कुछ बेचते हो सेल ऑफ गुड्स में 0.1%, आप बोलोगे 0.1%, बहुत बार तो वो जो अमाउंट होती है उससे ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट होता है। माफ़ करें, मैं एक CA हूँ, लेकिन CA जब आपको हेल्प करते हैं वो रिटर्न फाइनल के लिए, वो आपको एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको जो पेमेंट करना होता है, जो आप कलेक्ट करके करते हो, वो आपकी CA की फीस से कम होती है। सो ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, और ये गवर्नमेंट ने अभी स्क्रैप किया है। इससे गवर्नमेंट को कोई दुर्लाभ या कोई नुकसान नहीं हो रहा है। द रीजन है, ये तभी अप्लाई होता था जब TDS नहीं अप्लाई होता था। तो इसमें कंफ्यूजन भी था, बहुत बार ऐसा होता था आपको नहीं पता कि TDS हो रहा है वो सेम अमाउंट पे, बिकॉज जो परचेस करता है गुड्स उसको भी TDS काटना होता है, ठीक है। सो वो अभी भी है, लेकिन जो सेल करता है उसको TCS कलेक्ट करना होता है। तो आप कोई भी साधारण आदमी, लेमैन के लिए बोले, एक ही ट्रांजेक्शन पे दो कंप्लायंस, दो बार टैक्स कलेक्ट करके डिडक्ट करके पे करना, कोई ये बराबर चीज नहीं थी, और ये आई थिंक करेक्शन किया है और बहुत ही वेलकम मूव है। तो मैं कहूंगी जो रेंटल पे 2.5 लाख से 6 लाख किया गया है, क्या वो TCS में आएगा? नहीं, अभी ये भी एक अलग चीज है, इसमें आपको दो पहलू में समझाना चाहूंगा, और जो आई थिंक बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया इज नाउ द पावर। अब तो मैं 6 लाख की अगर रेंटल इनकम है तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, या फिर मुझे उस पे, मैं रेंट पे रहती हूँ तो मुझे उसमें राहत मिलेगी। करेक्ट, सही में ऐसा है? नहीं, सो इसमें ना एक दो, इसलिए मैं बोला इसके दो पहलू हैं। पहली चीज, आप जब पर्सनल बोल रहे हो, राइट, कि मैं जब रेंट पे रहती हूँ, और अगर वो कोई इंडिविजुअल आपको रेंट पे दिया है, तो उसमें तो 6 लाख की लिमिट पहले भी थी, ओके। ये एक अलग सेक्शन है, ओके, जिसमें सपोज एज अ बिजनेस आई एम मेकिंग अ रेंटल पेमेंट, इसमें कोई भी रेंटल पेमेंट आ गया, आप जो बोले रेसिडेंशियल होता है, राइट, तो उसमें वो जो, और उसमें भी है ना एक जो दूसरा पहलू है, राइट, मैं इसलिए पहले तो दोनों को अलग करना चाह रहा हूँ। जो दूसरा पहलू है कि 6 लाख नहीं है प्रोविजन में, 50,000 और मोर पर मंथ है। तो ये बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोग इसको सोशल मीडिया में थोड़ा नेगेटिवली भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। बिकॉज अगर सपोज मैंने रेंट पे दिया, और अगर मैं सपोज मुझे 60,000 है, लेकिन मैंने जनवरी में चालू किया, तो जैन फेब मार्च तो 1,80,000 होगा। अगर आप 6 लाख समझ के चाहोगे तो आप बोलोगे कि मैं अगर 1,80,000 का पेमेंट कर रही हूँ कोई गोडाउन का या कोई ऑफिस का, तो मुझे उस पर TDS नहीं डिडक्ट करना है। आपका
जनरल परसेप्शन तो वही होगा, लेकिन वैसा नहीं है, 50,000 और मोर है। जब ऑनरेबल एफएम जी ने बोला तो वो बोल रहे थे कि 12 महीने के लिए आप अगर 50 हज़ार से ज्यादा कर रहे हो तो 6 लाख होता है, इसलिए आपको 6 लाख के ऊपर करने की जरूरत ही होगी, उसके नीचे नहीं होगा। लेकिन आपको इसका और एक चीज बताता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज वो जो पर्सनल लेवल पे, सपोज मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है और मैंने आपको रेंट पे दिया हुआ है और आप एक रेसिडेंशियल के उस पर ऑलरेडी 6 लाख था, उसमें भी ये सेम वर्डिंग्स है 50,000 और मोर। इसके रीजन है ये, सो ये 6 लाख सही है, लेकिन 6 लाख आप ऐसा मत समझिए कि मुझे 3 महीने में भी 6 लाख आया तो भी सेम और 12 महीने में 6 लाख आया तो भी सेम। इट इज 50,000 और मोर। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी किंजल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ ब्रेक होता दिख रहा है, क्योंकि जब जिस दिन बजट आया सबके चेहरे पे खुशी थी कि भाई चलो 6 लाख तक का रेंट कमा रहे हैं या दे रहे हैं तो कोई ना कहीं तो रिलीफ मिलेगी। तो अगर ये इंडिविजुअल पे नहीं है, मतलब अगर कोई, जैसे इन्होंने समझाया कि अगर मैं खुद घर में रेंट में रह रही हूँ या मैं रेंट पे दे रही हूँ तो रेसिडेंशियल के लिए नहीं है लेकिन कमर्शियल के लिए, क्या आप इलाबरेट कर सकते हैं? सो जस्ट हार्दिक ने जो बोला उसमें एडिशन करने के लिए हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए कि अभी 2 अलग अलग एक प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, टीडीएस के रेंट के रिलेटेड ही 2 प्रोविजंस हैं। सेक्शन भी बताना चाहूँगी अगर किसी को उनको विस्तार में पढ़ना हो। एक है 194I और दूसरा है 194IB। ये 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। अभी पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हमको एज सीएस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 194IB जो है, जो नॉर्मल रेंटल इनकम है, आपका जो रेसिडेंशियल रेंटल है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो जैसे है वैसे ही है। उसमें ऐसा होता था कि अगर आप रेंट पे कोई जगह ले रहे हैं, आप 50,000 से ज़्यादा महीने में रेंट अगर पे कर रहे हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा बाय आपका जो भी ओनर है ऑफ द प्रॉपर्टी। ये पहले से प्रोविज़न है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी बात करते हैं दूसरे प्रोविज़न की, जो सेक्शन 194I है। वो सेक्शन में ऐसा है कि अगर आप रेंट दे रहे हैं रेसिडेंशियल के लिए भी, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, गोडाउन है, लैंड है, सारे रेंट उसमें कवर हो जाते हैं। उसमें लिमिट थी पहले 2,40,000 एनुअल लिमिट, ये पहले लिमिट थी। लेकिन ये टैक्स किनको डिडक्ट करना था? ये टैक्स उनको डिडक्ट करना था जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं और वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वही इंडिविजुअल। सो नॉर्मली ये जो बिजनेस वाले जो है वो इंडिविजुअल्स भी पे करते थे, लेकिन जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल रहती थी। अभी इनके लिए अमेंडमेंट आया है, तो पहले जो 2,40,000 का जो एनुअल लिमिट है, अभी वो 50,000 पर मंथ हो गया है। अगर आप एडअप करते हैं तो वो 6 लाख हो जाता है। लेकिन अगर समझ लीजिए 1 महीने में अगर मैंने 50,000 के बदले 75,000 का रेंट पे किया है, ओवरऑल मेरी लिमिट भले 3 लाख हो, एक्सीड नहीं हुई 6 लाख, लेकिन मैंने 1 महीने में 50,000 एक्सीड कर लिया, तो मुझे एज अ पर्सन जो मैं ओनर हूँ, मुझे उनका टैक्स डिडक्ट करना है। मतलब 1 महीने में 50,000 हुआ, दूसरे में 30,000 हुआ, तीसरे में 10,000 हुआ, हाँ, लेकिन वो काउंट तो इन अ वे एनुअली काउंट होगा। इन अ वे ये एक बेनिफिट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जो हम बोलते हैं खटास रह गई कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया। जो उनका जो कंप्लायंस लाने की जो आशा थी वो उन्होंने लिमिट इंक्रीज कर दी, लेकिन शायद अगर वो लोग ने 2,40,000 एनुअल के बदले डायरेक्ट 6 लाख एनुअल कर दिया होता तो वो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन ये जो 50,000 पर मंथ जो कर दिया, उनसे क्या होगा, कॉर्पोरेट्स और बिजनेसेस को हर महीने चेक करना है। ओवरऑल बेनिफिट है, लेकिन कंप्लायंस भी है, सो वो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि कंपैरिजन 2,40,000 और 6 लाख का नहीं हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है 2,40,000 और 50,000 पर मंथ। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ये बहुत अच्छे से हार्दिक और किंजल ने समझाया है, बहुत समझने लायक बात है, क्योंकि अब तक हम इस खुश मिजाज में, यह है कि इस भ्रम में थे कि हमारे पर्सनल रेसिडेंट रेंट पे भी एक लागू होगा, लेकिन उस पर नहीं होगा। तो ये आप खुश हो रहे हो तो भूल जाइएगा, ये आपके लिए नहीं है, ये कमर्शियल के लिए है जो उनको लागू होगा, राइट? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल न्यूज़ है टू बी वेरी फ्रैंक, और कमर्शियल के लिए थोड़ा फायदेमंद है। तो क्योंकि मैं रियल एस्टेट भी कवर करती हूँ, मैं रेसिडेंशियल की ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी एक शॉक है कि रेसिडेंशियल के लिए मैं नहीं। नहीं बोलूँगी कि फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे डेफिनेटली है, लेकिन हाँ, आपको एक कंप्लायंस आपको एक कंसिडर करना है, मंथली कंप्लायंस आपको एक कंसिडर करना है। सो ओवरऑल अगर आपका 50,000 से कम ही है और आपका मंथली रेंटल ऑलमोस्ट सेम है, एवरी ईयर चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फ़ायदेमंद है।
तो इसीलिए सीए से ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। किंजल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एमएसएमईज के लिए बहुत मेजर चेंजेस आते दिखे हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। एमएसएमई सेक्टर में दो प्रावधान थे, एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड और दूसरा होता है टर्नओवर बेस्ड, और इसके बेसिस पे उन्होंने 3 कैटेगरीज की है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अभी ये तीनों कैटेगरीज के जो लिमिट्स थे वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बेस पे था वो 2.5 गुना बढ़ा दिया है। जैसे पहले माइक्रो इन्वेस्टर्स थे, माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, जिनका इन्वेस्टमेंट का लिमिट था अप टू 1 करोड़, वो भी 2.5 करोड़ हो गया। और वैसे ही उनका टर्नओवर का लिमिट था अप टू 5 करोड़, वो भी बढ़ा के 10 करोड़ कर दिए। तो वैसे ही तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट लेवल पे 2.5 गुना हो गया और टर्नओवर बेसिस पे डबल हो गया। हालांकि इसमें फ़ायदे काफ़ी है, लेकिन जो लास्ट कैटेगरी है, जो लार्जेस्ट कैटेगरी है, उसमें काफ़ी लोगों का कहना ये है कि आपने टर्नओवर जो अभी 500 करोड़ तक कर दिया, तो इसमें तो काफ़ी बड़े कॉरपोरेट्स भी कवर हो जाएंगे। और ये जो एमएसएमई के प्रावधान के जो बेनिफिट्स है वो 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां भी लेने लगेगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ड्रिल डाउन जो नीचे के लोग हैं उनको उतना फ़ायदा ना पहुंच पाए, या तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए और छोटे लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़े। पर ओवरऑल गवर्नमेंट की सोच ये है कि अगर 500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी को सपोर्ट करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एक्सपांशन कर पाएंगे एंड दे विल ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हालांकि ये सही मूव है, क्योंकि आज 500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है लार्ज स्केल पे, और इसके लिए उनको भी सपोर्ट देना ज़रूरी था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम मूव। देयर आर सम कंसर्न्स फ्रॉम द स्मॉलर प्लेयर्स, but as far as the government has supported you, they have given you enough provisions for those safeguards for those categories. मेरे ख्याल से उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली अ वेलकम मूव। और काफ़ी सारे दूसरे भी एमएसएमई के लिए उन्होंने प्रावधान रखे हैं, जैसे 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए खड़ा किया है। वैसे ही एसएमई प्लेयर्स को, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, उनको 5 लाख की लिमिट तक के कार्ड देने वाले हैं, जिससे वो क्रेडिट को एंजॉय कर पाए। बराबर है। तो काफ़ी सारे एमएसएमई में प्रावधान किए गए हैं, एंड आई थिंक एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और आई थिंक दिस इज़ रियली अ वेलकम। तो जॉब क्रिएशन की बात इसमें कही गई है, तो होपफुली इसका सदुपयोग हो और इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। लेकिन जब एमएसएमई की बात आती है तो जीएसटी की भी बात आती है, उनके लिए कोई चेंजेस दिखे हैं? जो हार्दिक कह रहा था, ईज ऑफ कंप्लायंस, ईज ऑफ बिजनेस, थोड़ी निराशा है वहाँ पे, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बहुत जोर दे रही है। सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं खुद तय करूंगा कि मेरी कितनी इनकम है या मेरी कितनी टर्नओवर है जीएसटी में, मैं उसका टैक्स का भुगतान कुछ बना के सरकार को कर दूंगा। अभी पहले की जो चीज थी वो काफी सिंपल थी, जो रिटर्न्स थे वो काफी सिंपल थे। अभी टेक्नोलॉजी की जो बात आ रही है वो बहुत यूज हो रही है। बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है, गवर्नमेंट का डेटा कंपाइलेशन का जो पार्ट है या डेटा कलेक्ट करने का जो पार्ट है वो काफी बढ़ गया है। उसके वजह से बहुत सारी कंप्लायंस की जो चीजें हैं, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ईज ऑफ कंप्लायंस, ईज ऑफ बिजनेस कभी होगा, कंप्लायंस अगर कम होगा और लिटिगेशन कम होगा, दोनों चीजें कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो लॉ मेकिंग है वो अगर सिंपल है, तो अगर जो आदमी वो लॉ को समझ रहा है, जो मैं अगर इंडिविजुअल हूं, मैं सेल्फ असेस कर रहा हूं, अगर मैं समझ रहा हूं, अगर वो सिंपल होगा तो मुझे भी समझना आसान होगा, मैं पे सही तरीके से कर पाऊंगा। एट द सेम टाइम जो मेरा चेक करने वाला ऑफिसर है उसको भी वो समझने के लिए आसान होनी चाहिए। अगर आपकी लॉ ऐसी है कि मुझे बहुत कंप्लाई करना पड़ रहा है और कंप्लाई करने की वजह से जहां पे मैं 1 रिटर्न भर रहा था वहां पे मुझे 4 रिटर्न भरनी पड़ रही है, और वो 4 रिटर्न में अलग अलग फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो मेरा चेक करने वाला है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि बाबा कौन सा फिगर सही है। फिर वो मुझे क्वेश्चन पूछता है, फिर वो क्वेश्चंस के लिए मुझे वापस मेरी सारी, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे लग रहा है कि कंप्लायंस ज्यादा हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जैसे स्लैब चेंज हुए हैं, यहाँ पे भी तो कैटेगरीज चेंज हुई हैं, तो उसके हिसाब से भी जीएसटी चेंज होगा या अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है? जीएसटी के रेट्स तो फिर भी ठीक है, बट जिस तरह से अभी इन्होंने कुछ अच्छी चीजें की है, जैसे मैंने कहा कि बढ़ा दिया, कुछ अच्छी चीजें की, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी,
पहले क्या होता था जीएसटी में, कैसे होता था, अगर मैंने कुछ टैक्स असेसमेंट किया, मेरे खुद का कुछ सेल किया, उसके ऊपर टैक्स भरा, मुझे पता चल गया कि कुछ मेरा टैक्स भरना रह गया है, बाद में पता चला, अभी तक मेरा असेसमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं किया हुआ है, मुझे पता चल गया, तो मैं खुद उसके ऊपर टैक्स भर के, इंटरेस्ट भर के बाहर जा सकता था, मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगती अगर मैं खुद से आता हूँ करता हूँ। इंपोर्ट में वैसे नहीं था। इंपोर्ट में अगर मेरे डिक्लेरेशन, मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, उसमें मुझे सारा डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर उसमें मेरी कोई भी मिस्टेक होती है तो मुझे वो जो वहां का ऑफिसर होता था वो बोलता था कि आपका कम भरा आपने, अभी आप उसके ऊपर भरो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरो, पेनल्टी भी भरो। अभी वो अच्छा कर दिया है उन्होंने, सिंप्लीफाई कर दिया है कि नहीं नहीं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे भी वहां पे होगा, अगर कुछ मिस्टेक हो गई, फैक्चुअली कुछ एरर्स आपके डिक्लेरेशन में हो गए, आप उसको चेंज कर सकते हो, पेनल्टी नहीं लगेगी, जो भी इंटरेस्ट है वो भरो, अगर गलती से आपने ज्यादा भरा हुआ है तो आप रिफंड भी ले लो। तो ये एक अच्छी चीज है, ये प्रैक्टिकल है, काफी अच्छा है। अभी दूसरी चीज है, क्रेडिट नोट करके एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, कि अगर मैंने सपोज आपको 100 रुपए का बिल कर दिया, मैं सेलर हूं, आप कस्टमर हो, मैंने आपको 100 रुपए का बिल कर दिया, 100 रुपए के ऊपर मैंने 18 रुपए का पर्ची फाड़ दिया, गवर्नमेंट को 18 रुपए का टैक्स मिलना चाहिए, मैंने रिटर्न में दिखा दिया 100 रुपया, 18 रुपया भाई आपका टैक्स हो गया। अभी कस्टमर आके मुझे कहता है कि अरे आपने तो बोला था डिस्काउंट है, मैंने बोला डिस्काउंट है, उन्होंने मुझे दिखाया कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था डिस्काउंट है 10 रुपया, तो मैंने उसको 10 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया। अभी 10 रुपए का क्रेडिट नोट देते तो वो तो बोलेगा कि 10 रुपए के ऊपर का जो 18% का 1.8 का टैक्स है उसका भी क्रेडिट नोट दो, तो मैंने उसका भी क्रेडिट नोट दे दिया उसको। तो मैंने जब भी क्रेडिट नोट दिया तभी मैंने क्या किया, जब भी गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में 18 रुपए मैंने भरे थे, उस 18 रुपए में से मैंने 1.8 रुपए कम कर दिए और नेक्स्ट मंथ में उतना टैक्स कम भर दिया। अभी इसके लिए ये सिचुएशन बहुत बार आ सकती है, डिस्काउंट एक पार्ट हो गया, कभी कभार रिटर्न भी आते हैं गुड्स, मैंने आपको गुड्स भेज दिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, रिटर्न भी आते हैं, तो तभी भी क्रेडिट नोट आती है। अभी ये सिचुएशन में एक प्रोविजन ऐसी लाई गई है कि गवर्नमेंट ने, आपने जो 1.8 रुपया टैक्स एडजस्ट किया है, वो एडजस्टमेंट आपको तभी मिलेगा अगर सामने वाले पार्टी ने वो 18 रुपए का जो क्रेडिट है उसमें से 1.8 का क्रेडिट रिवर्स किया होगा। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे उसके साथ कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि भाई तू मुझे कंफर्मेशन लिख के दे कि आपने उसके ऊपर का टैक्स कम किया हुआ है, तो ही मुझे बेनिफिट मिलेगा। अभी ये जो चीज है ना, लॉजिकल है, गवर्नमेंट को अगर 18 माइनस 1.8 इतना टैक्स मिला है तो सामने वाले को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए, बट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो काफी डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस काफी होती है बिजनेसेस में। अभी ये ट्रांजैक्शंस, एवरी ट्रांजैक्शन में अगर मुझे सामने वाले पार्टी से कंफर्मेशन लेना पड़ा तो सीए लोगों का तो बिजनेस बढ़ जाएगा, बिकॉज हमें सर्टिफिकेशन का काम मिल जाएगा, बट एसएससी जो टैक्स पेयर है, जो एमएसएमई है, उनको ये इंप्लीमेंटेशन करने में काफी तकलीफें हो रही है। तो कंज्यूमर गुड्स, फार्मा, जहां पे वॉल्यूम्स में डील होता है, वहां पे बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर सही तरीके से सिंप्लीफाई कर दी जाए तो बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश हो जाएगी। आई विश, क्योंकि एफएम बहुत बार ऐसे डिसीजन ले रही हैं कि वो बजट में ना हो, लेकिन जीएसटी में भी जरूरत पड़ने को वो डिसीजन आ जाता है, तो आई विश ये डिसीजन आए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम अगर कोई परचेस करने जाते हैं, समझिए हमने एक फोन परचेस कर लिया, तो पूछे आपका जीएसटी है? अगर समझो मेरे जैसे कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला एंटरप्रेन्योर है या कोई भी है जो घर से कुछ ना कुछ बेचता है, करेक्ट, ठीक है, वो चाहे क्लोथिंग हो या कोई फूड चीजें हो, क्या उनको भी इंडिविजुअल को जीएसटी लेना चाहिए? देखिए, जीएसटी के लिए एक लिमिट होता है टर्नओवर का। अगर 20 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है, टर्नओवर जाता है, तो आप जीएसटी के दायरे में आते हो। अगर 20 लाख से कम हो तो आपको ऑप्शन होता है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो लेना चाहिए या नहीं लेना? हाँ, तो कभी उसमें भी देयर आर ट्विस्ट, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया, क्योंकि हाल ही में हम एक फोन लेने गए तो किसी ने हमसे पूछा आपका जीएसटी नंबर है, या फिर ऐसी नहीं, ये क्यों पूछते हैं, पहले ये क्यों पूछते हैं, जो अभी आप लेने जाते हो तभी कस्टमर को क्यों पूछते हैं आपका जीएसटी नंबर है? इसका कारण यह है कि अगर जीएसटी नंबर होगा और आपको उन्होंने जीएसटी नंबर डाल के बिल दिया, तो वो उसका जब भी फाइलिंग करेगा तभी आपका जीएसटी नंबर पे 18 रुपया वो दिखाएगा, और अगर आपका भी जीएसटी नंबर होगा तो वो 18 रुपए का आप क्रेडिट ले पाएंगे। जब आप क्रेडिट ले पाएंगे तो एक्चुअली तो आपने टैक्स भर दिया है, बट जब भी आप सामने वाले से 18 रुपए रिकवर करेंगे, जब भी आप बेचेंगे आगे या आप आपका कुछ बिजनेस करेंगे उसमें से, तो ये 18 रुपए आप यूज कर पाए। इट इज लाइक यूर एडवांस टैक्स पेड।
ऐसे मान के तो चलो। लेना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको वो क्रेडिट मिलता नहीं है। अभी जैसे कि फूड बिजनेस है, अभी फूड बिजनेस में आपको वो क्रेडिट मिलता नहीं है। आप अगर सामने वाले पे जाएंगे और उसको बिल रेज करेंगे और उसके साथ आपने जीएसटी भी डाल दिया तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो जो भर रहा है, जो आपको पे कर रहा है, उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ऐसी कोई चीजें हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। कुछ गिफ्ट्स लिए आपने, आप बिजनेसमैन हो, आपको एम्प्लॉइज को कुछ गिफ्ट्स देने हैं, आपने कुछ गिफ्ट्स खरीदे, अभी वो गिफ्ट्स में भी जीएसटी होता है, बट आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाते हो बिकॉज वो क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, मैं अगर मेरा मॉल बना रहा हूं, मॉल बनाने के लिए काफी मुझे सामान लगता है, उसके ऊपर मैं बहुत जीएसटी पे करता हूँ, और जब भी मॉल बन के रेडी होता है वो मॉल में रेंट पे चढ़ा देता हूँ, उसके ऊपर भी मैं जीएसटी भर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं मॉल के ऊपर जीएसटी भर रहा हूँ, जब भी मैं रेंट पे चढ़ा रहा हूँ, तो मॉल बनाने के लिए जो सामग्री यूज होगी उसके ऊपर जो भी जीएसटी मैंने पे किया उसका क्रेडिट मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिलना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सही गलत वो तो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो दे हैव डिक्लेयर्ड द लॉ और रादर दे हैव जस्ट इंटरप्रेटेड द लॉ, तो उन्होंने कहा नहीं क्रेडिट तो मिलेगा। ये बजट में वो जजमेंट नलीफाई करने के लिए प्रोविजन आई और रिट्रोस्पेक्टिवली आई, और जो इतना सब जो लोअर लेवल से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट 6 साल से 4 साल से जो भी बैटल चल रहा था जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आउटकम आया वो पूरा नलीफाई हो गया। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो शायद से टैक्स पेयर को अच्छी नहीं लगेगी। तो मतलब ये जो डेवलपर था या जो भी बिल्डिंग बनाने वाले थे उनके लिए नेगेटिव रहा। उनके लिए नेगेटिव रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव दिया, एटलीस्ट एज ऑफ टुडे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पॉजिटिव है, बट अमेंडमेंट लाके वो जजमेंट नलीफाई कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग जीएसटी और इनकम टैक्स का इंटरप्ले आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आपका सवाल है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमने डबल एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं सुनी है। सी जीएसटी में ऐसा है कि अगर आपको थ्रेशोल्ड के ऊपर है आपका अमाउंट तो आपको वैसे भी रजिस्टर करना है, नीचे है तो आपको चॉइस करना है कि आपको रजिस्टर करना है नहीं करना है। एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि एक बार आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके कंप्लायंसेस चालू हो जाएंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा एवरी मंथ, मंथली क्वार्टरली आपको जो लिमिटेशंस देखकर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो लिंक है बिटवीन जीएसटी और इनकम टैक्स, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वैसे सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करनी है और वो हमको भूलना नहीं है। तो वो एआई इतनी स्मार्टली अभी यूज़ कर रही है कि आपका जीएसटी का रिकॉर्ड ट्रैक हो रहा है, जीएसटी से आपको इनकम टैक्स में नोटिसेस आ रही है, आपको इनकम टैक्स के हिसाब से जीएसटी में भी नोटिसेस आ रही है। वंडरफुली दे आर यूजिंग द डेटाबेस। पहले जो डेटाबेस उनके पास इंडिविजुअली अवेलेबल था वो सारा डेटाबेस अभी लिंक हो गया है, एंड वो कैपेसिटी डिपार्टमेंट के पास है कि आपका जीएसटी का डेटा लेकर आपको इनकम टैक्स में नोटिस आ सकती है। तो आपको जब भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आपको सिर्फ जीएसटी सोच के नहीं लेना है, आपको ये भी सोचना है कि अगर आप जीएसटी में दिखा रहे हैं और इनकम टैक्स में कुछ नहीं दिखा रहे हैं तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। बचना तो पॉसिबल नहीं है टैक्स तो भरना पड़ेगा अगर आप उस लाभ में आते हैं तो। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, गिग वर्कर्स के लिए है, क्या सही में उनको वो फायदेमंद हो पाएंगे, क्या समझा पाएंगे आप? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो लेबरर्स होते हैं, जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हो गए, बराबर है, या रैपिडो या ओला के ड्राइवर्स हो गए, वो सारे गिग वर्कर्स में आते हैं। या अर्बन क्लैब्स से हम जो इंजीनियर्स वगैरह, मतलब जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह बुलाते हैं, उनके लिए बेसिकली वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं गिना जाता है। एम्प्लॉयमेंट नहीं गिनने के कारण उनके जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको नहीं मिलते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये एक बहुत बड़ा क्लास उभर के आ रहा है और उनको कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अकोमोडेट करके उनको कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। कभी उनको कोई बीमारी हो गई, उनके फैमिली मेम्बर्स को कोई बीमारी हो गई, तो ये एक नया क्लास उन्होंने डेवलप किया है और उनको ग्रेजुअली, मतलब हालांकि अभी तो खाली उन्होंने बोला है कि हम कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, लिमिटेड बेनिफिट्स है वो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उनके लिए और भी कुछ बेनिफिट्स पाइपलाइन में हो जो आ सकते हैं। वी आर ऑल्सो सीइंग का लेबर कोड भी मॉडिफाई हो रहा है ग्रेजुअली, वो भी नया अमेंडमेंट आने वाला है, हो सकता है उसमें भी कुछ इनके लिए और प्रावधान आए जिनके उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। बट यस, this is a welcome move because they were not covered under any social security schemes, so now they are getting covered under some social security scheme। तो उनको अभी जो कार्ड दिया गया है उनके बेसिस पे उनको एटलीस्ट मेडिकल और वो फैसिलिटीज़ उनको फैसिलिटेट हो जाएगी।
बिल्कुल। और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए घोषणा हुई है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हुई, उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, बट जो ब्रॉड प्रावधान है वो उन्होंने ये बोला है कि एक लार्ज क्लास ऑफ फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आने वाली है उनके लिए अप टू 2 करोड़ का क्रेडिट लाइन पर एंटरप्रेन्योर वो देंगे। और ये रियली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स होती है, रूरल एरियाज़ में जो वुमेन्स होती है, उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा और उसके कारण वो उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी, खुद इंडिपेंडेंट हो पाएगी। और आज हमने देखा है जैसे गुजरात में काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर लेडीज़ थी जो मिल्क प्रोड्यूस करके मिल्क डेयरीज में सप्लाई करती थी। और अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आया था प्रधानमंत्री जब गुजरात गए थे तब वो बोल रहे कि हम we were earning in thousands, now we are earning in lakhs, we are now independent। तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगा। और जब एक लेडी के हाथ में वो पैसा आता है तो क्या होता है कि एक पूरा फैमिली, उनके बच्चे वगैरह सबको वो सपोर्ट मिलता है, बिकॉज शी इज़ एबल टू डिसाइड कि इसमें मैं उसका कहाँ यूटिलाइजेशन करूँ। एंड देयरफॉर इट इज़ रियली अ वेलकम मूव। एंड what is more needed is media like what you are doing. You will have to take it to the rural area to educate them that what are the benefits they are available. बहुत बार होता ही है कि ये बेनिफिट्स उनके तक पहुंचते ही नहीं, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है। आपने कहा फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर, हाँ। उसके साथ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को भी काफी उसमें राहत दी हाँ। गई है। तो हम जैसे आपने कहा रूरल एरिया, SC ST जैसे Correct. ट्राइब्स कहते हैं, हाँ। हम उड़ीसा देखें या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स Correct. देखें, वहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं हाँ। और उसको प्रमोट करने के लिए भी शायद दोनों को लिंक किया गया है Correct. ताकि ये एक जॉब क्रिएशन भी Job हो सके creation भी हो और सके। वुमेन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आज आपसे जान के ही रहूँगी। उसमें है LRS, ये बहुत बातें हो रही थी, है क्या भाई, थोड़ा समझा दीजिए। सो हम सब घूमने जाते हैं, सबको ज़्यादा घूमना बाहर अच्छा लगता है। इंडिया में भी बहुत घूमने लायक अच्छी चीज़ें हैं। एक्चुअली इंडिया में घूमने से जब बाहर घूमना भी थोड़ा सस्ता लग रहा है। अभी तो करेंसी के बाद तो जितना डीवैल्यू है उसके बाद तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, सो ज़्यादातर ये जो LRS हम लोग बोलते हैं उसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं। आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, आपको यहाँ से बाहर पैसा भेजना है। हम लोग कोई बड़ी डेवलप कंट्री नहीं है जहाँ पे पैसा भेजना और पैसा लाना उस पर कोई रेगुलेशंस ना हो। हमारे यहाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, इसमें क्या है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी लिमिट्स है जिसके बियॉन्ड आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो। जैसे कि अगर आप, मैं जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, हम साल के $2,50,000 भेज सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, ये ब्लैंकेट लिमिट है, बराबर है। अभी गवर्नमेंट को एक डेटा मिला, आज AI की बात हो रही है तो मैं बताऊँ, गवर्नमेंट को ओवर द ईयर्स बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए फ्रॉम बैंक्स। उन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ टैक्स पे तो कितने कम है, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से आई थिंक टोटल 1% लोग कुछ टैक्स भरते हैं, उसमें से भी 12 लाख कर दी लिमिट तो टैक्स और कम भरेंगे। लेकिन घूमने जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बाहर फॉरेन पैकेजेस लेते हैं या पैसा भेजते हैं, बाहर के स्टॉक्स लेते हैं, ये सब रेमिटेंस करते हैं बैंक के थ्रू, जबकि उनकी उतनी इनकम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, LRS को ट्रैक करते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। RBI ट्रैक करते थे बैंकिंग इंडस्ट्री से, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको ट्रैक करना चाहते हैं, और इसलिए हमने उसके ऊपर TCS ला दिया। आपने पहले भी मुझे TCS पूछा था, TCS का जो मतलब है यहाँ भी वही है, यहाँ पे बैंक कलेक्ट करता है जब आप पैसा बाहर भेजते हो। अभी आपको अगला सवाल होगा कि तो चेंज क्या हुआ, अगर ये बहुत पहले से था। हाँ, ये बहुत पहले से था, लेकिन पहले इसकी लिमिट 7 लाख के ऊपर थी तो आपको TCS देना या TCS कलेक्ट करना था बैंक से। अभी ये लिमिट बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और ब्लैंकेट ट्रांजैक्शंस के लिए 10 लाख हो गई है। अगर आप मुझे पूछो इसमें कुछ अगर ये एजुकेशन के लिए हम लोग भेजते हैं या टूर पैकेजेस के लिए भेजते हैं या जनरल के लिए, सबके लिए सेम है। आप अगर ये पूछना चाहोगे तो इसमें एक ऐसा उन्होंने क्या किया है कि TCS रेट बहुत हाई है। अगर आप TCS रेट देखोगे तो 20% है। अगर आप सपोज कर लो कि आपको 50 लाख भेजना है तो आपको अलग से 10 लाख निकाल के बाजू में रखने पड़ेंगे टैक्स के लिए, शायद से आपका। और ये टैक्स क्या होता है, कुछ लोगों को, यानी बहुत सारे जो आम जनता है जिनको उनको लगता है ये टैक्स गया,
ये टैक्स मेरा पैसा चला गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये टीसीएस है। ये आप जब आपका रिटर्न फाइल करोगे आपको ये क्रेडिट मिलेगा, उतना आपको एडवांस टैक्स कम भरना होता है। लेकिन 20% सिंस इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट, इन्होंने कंसेशन दिया है फॉर द पीपल हु आर सेंडिंग इट फॉर एजुकेशन, तो वहां पे 0.5% है और 10 तक अभी नील कर दिया है। अगर आप ATE करके एक सेक्शन है, उसमें अगर आप कोई इंस्टीट्यूशंस के पास से लेते हो, लोन लेते हो और बेचते हो, तो उसका 0.5% भी नहीं है, नील कर दिया है 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर आपका 0.5% है। जबकि आप घूमने जाओगे उसमें भी आपको 20% लगेगा 10 लाख के ऊपर, वो भी 7 लाख से अभी 10 लाख कर दिया है। सो बेसिकली अगर आप मुझे पूछना चाहोगे कि LRS क्या है, LRS अप्लाइज टू ऑल रेसिडेंट्स। और एक इसमें पहलू है जो मुझे क्लियर करना चाहूंगा मैं, ये नॉन रेसिडेंट्स को अप्लाई नहीं होता। जब ये आया था तो बहुत सारी ऐसे रील्स बने थे, इंडिया ने नॉन रेसिडेंट्स पे 20% टैक्स कर दिया, TCS लगा दिया। ये खाली आप और मेरे जैसे जो रेसिडेंट्स हैं उनको ही अप्लाई होता है। अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई पैसा है, वो इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते, उस पे LRS लिमिट ना TCS ऑन LRS अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो मतलब हम जैसे देखा कि हमने पूरा बजट टूरिज्म के आगे पीछे घूमते देखे, तो उसमें हमने देखा कि वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कंट्रीज के लिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखी है। मतलब बाहर घूमने जाना है तो भी आसान हो जाएगा, मतलब आप ज़्यादा घूम पाएंगे, और यहाँ पे भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी टूरिज्म के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन जैसे आपने पहले बात की करेंसी, क्योंकि अभी हम करेंसी तो देख ही रहे हैं, क्योंकि जो भले एजुकेशन के लिए बाहर भेजे या घूमने के लिए जाए, करेंसी तो एक्सचेंज करानी पड़ेगी। क्या अभी माहौल दिख रहा है? क्योंकि ये बजट से थोड़ा हटके है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है। सो अभी आप आई थिंक कल मैंने देखा था 87 तो क्रॉस कर दिया है हम लोग ने, ओके, डॉलर, बिकॉज डॉलर इज द प्राइमरी करेंसी, रिजर्व करेंसी। हम जब छोटे थे तब ऐसा होता था कि हम 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया देखे, जब 50 रुपया था, हमारी ऐसी भावना थी, एक पेट्रियोटिक भावना आप बोल सकते हो उसको। लेकिन अगर आप देखो, एक डेवलपिंग कंट्री की करेंसी हमेशा डिप्रिशिएट होगी, बिकॉज उनको अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करना है। फिर भी आज का ही बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स है, एंड दे हैव गिवन द डेटा, India's currency in last 6 months has depreciated the least in the emerging Asian economies. अब मलेशियन रिंगट देखो, इंडोनेशियन देखो रुपया, उन सब से हमारा डेप्रिसिएशन बहुत ही कम है। सो हम भले 84 से 87 हो गए, बट फिर भी वी आर फार फार बेटर ऑफ। दूसरी चीज, इससे एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा होता है। आज हमारा देश में जितने भी स्कीम्स है, सब एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव्स है कि आप बाहर भेजो, आप USD या आप फॉरेन करेंसी लाओ, तो इंडिया को उतने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे फायदा होता है, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल पूरा इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये 87 होने से हमारा इंपोर्ट्स बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हमारा बाहर घूमना भी महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स को उतना बढ़ावा मिलेगा कि जो चीज़ हम आज सपोज $10 में बेच रहे हैं, अगर कल उठ के हमारा रुपया उतना कम हो गया, फॉर देन दैट वुड बी वेरी वेरी मोर रिजनेबल। उन लोग के लिए वो सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। सो इन अ वे आई थिंक डेप्रिसिएशन इज नॉट गुड इफ यू वांट टू सेंड मनी आउट, इफ यू वांट टू बाय डॉलर्स, इफ यू वांट टू आपको वर्ल्ड टूर करना है और आपको एजुकेशन के लिए भेजना है, तो आपको वो एक पिंच होगा। तो एक तरफ यहाँ पे पिंच हो रहा है, तो दूसरी तरफ थोड़ा लिबरल रह के सरकार ने ही सपोर्ट कर दिया है, ये लिमिट बढ़ा है। और लिमिट बढ़ाने की जरूरत भी थी, जो 7 लाख बहुत ही कम ना, आज के टाइम में $7,10,000 भी नहीं है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी की फीस भरने जाते हो या कोई भी आप खर्चा करते हो कोई भी कारण से, राइट, तो आपका वो 7 लाख में कुछ नहीं होता, उसको 10 लाख की हुई है। और सरकार के पास ये सब डेटा बैंक्स के साथ मिलता है। सो मेरा तो इनफैक्ट और एक विश लिस्ट है कि 20% से भी कम होना चाहिए, बिकॉज ये आज सैलरीड, अगर आप और मैं या कोई भी जिसकी इतनी आय नहीं है, लेकिन फॉर सम अदर रीजन हम हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं या हम घूमने जाते हैं, तो उसमें से मुझे 20% देना है, तो वो मुझे सपोज मैंने मई 25 में ये खर्चा किया है या बाहर रेमिटेंस किया है, अगर वो मुझे रिफंड लेना है तो वो मुझे नेक्स्ट जुलाई 26 में मिलेगा, तो कैश फ्लो हो जाता है, राइट। सो 20% आप रखो,
आप इंफॉर्मेशन लो, आप ये लोगों के पास से जानकारी लो, तो 20% से कौन नहीं गया, कौन लेकिन नहीं, डिडक्ट नहीं करना और आप चाहिए। डिडक्ट भी करो, लेकिन उसका 20 से थोड़ा 10%, 5% कर दो, तो एटलीस्ट वो कैश फ्लो मैनेजमेंट में आपको इशू ना। अब क्योंकि समय की कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं रियल एस्टेट भी कवर करती हूँ। तो भाई मेरे अब 1 से 2 घर होंगे, मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन क्या सही में मुझे राहत मिली है? एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में है, जो लोगों को, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों को लगता है कि ये कुछ नया अमेंडमेंट लेकर आया। क्योंकि सब लोग खुश हो गए कि चलो एक प्रॉपर्टी तो दिखानी खुश होने पड़ती वाली थी, बात है। दूसरी पे अगर मैं उसको खुश होने वाली बात है, लेकिन ये इतना ड्रास्टिक अमेंडमेंट नहीं है जैसा बताया जा रहा है। 2 हाउस प्रॉपर्टीज पहले से, अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज की वैल्यू, एनुअल वैल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं, उनको नील कंसिडर कर सकते हैं और उनके ऊपर आप टैक्स नहीं पे कर सकते। ये प्रोविजन पहले से इनकम टैक्स एक्ट में था। तो फिर क्या बदला? हाँ, बदला जो ये है वो क्लैरिफिकेशन है। ये जो मैं आपको, ये जो अमेंडमेंट आया है, इससे एक बात साफ होती है कि सरकार को जो डेड ब्लॉक्स है, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट जो इश्यूज़ है, वो सारे पता है और उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव अमेंडमेंट है, बहुत छोटा अमेंडमेंट है बट पॉजिटिव है, बिकॉज इससे हमको ये विश्वास होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि छोटी चीज़ें को के बारे में उनको पता है एंड दे आर विलिंग टू ब्रिंग अमेंडमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक वेलकम मूव है, बिकॉज इनसे सरकार की इंटेंशन हमको समझ में आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने से कंप्लायंस कैसे चेंज होता है। अभी हम बात करते हैं कि क्लैरिफिकेशन कहाँ पे आया है। क्लैरिफिकेशन ये था कि समझ लीजिए, एक उदाहरण आपको देती हूँ कि आप अगर मुंबई में नौकरी कर रहे हैं और आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आपकी मुंबई में प्रॉपर्टी है और एक आपकी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो पहले से आपके पास जो एग्जेम्प्ट थी, जो आप कंसिडर कर सकते थे, दूसरी भी एग्जेम्प्ट थी, लेकिन आपको देना पड़ता था उसका रीज़न कि आप दूसरे स्टेट में कोई नौकरी की वजह से है, इसीलिए आप आपके होम टाउन स्टेट में नहीं रह रहे। तो मुझे वो रीज़न देना ज़रूरी था। अगर मैं वो रीज़न देती हूँ, वो सेटिस्फाई होते हैं, तो वो सेकंड प्रॉपर्टी भी मुझे एनुअल वैल्यू नील होता था। वो प्रोविज़न ऑलरेडी था। अभी उन्होंने क्या कर दिया कि हमको ये कंडीशन निकालनी है, हमको ब्लैंकेट एग्जेम्पशन देना है। आपकी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप कहीं भी हो काम पे, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, मेरे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंडिया में है, वो 2 प्रॉपर्टी में विदाउट कंडीशन, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, मुझे वो 2 प्रॉपर्टी पे एनुअल वैल्यू कंप्यूट नहीं करना है। सो ये क्लैरिफिकेशन अभी आ गया। तो जो एक कंप्लायंस बर्डन था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि क्यों मैं नहीं हूँ वहाँ पे, क्या मेरा एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन या बिजनेस का रीज़न दूसरा है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड टैक्स पेयर को एक्सपेक्ट करना कि ये छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करना, तो वो गवर्नमेंट का भी एक टाइम बच जाता है। ये छोटी चीज़ों में ना स्पेंड करने के लिए लिटिगेशन कॉस्ट कम हो जाता है और एक राहत भी मिल जाती है फॉर द पर्सन हु इज़ इंडिविजुअल। सो जैसे हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल्स HUFs को मद्देनज़र रखे हुए की है, इसी वजह से ये ब्लॉकबस्टर बजट मिडिल क्लास के लिए है। जो इतने सालों से जो मिडिल क्लास रो रहे हैं वो अभी बहुत खुश है। तो क्लैरिफिकेशन आ गया है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जितना आपको लग रहा था कि आपके पास पैसे बचेंगे, उतने पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन बचेंगे ज़रूर। आप थोड़े बहुत तो उसको स्पेंड कर पाएंगे, लेकिन कैसे स्पेंड करना है, हर बार के शो में मैं वही बोलती हूँ, कैसे स्पेंड करना है ये आपके हाथ में है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके, एक इंडिविजुअल होके उसको सही से स्पेंड करना है, सही से निवेश करना है, ताकि आपकी आगे की लाइफ सिक्योर हो पाए। क्योंकि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात करती हूँ, इसलिए निवेश करना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, पेशेंटली जवाब दिया और बहुत डिटेल में जवाब दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।